रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो मैथ में कॉलम करेंगे फटाफट। फ्रिक्शन फोर्स इज अ An example. Example of contact force. Example of contact. इसका आंसर क्या हो गया? फोर्स। ठीक है। फोर्स अपोजिंग द मोशन Frictional Frictional force. Force. फर्स्ट। ठीक है। हेलो रोलिंग। सर। हाँ बेटा। सर पिक्चर हेजी आ रहा है तो आप इसका पिक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। बेटा सर मेरा क्लियर आ रहा है। तो मेरा भी। उसका डाटा खत्म हो गया है। एक सेकंड। अभी के अभी तो नहीं मिल पाएगा, बाद में मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। ओके सर। So now next is rolling friction is less than Less than Less than kinetic kinetic friction. limiting friction is independent of area of contact. area of Contact. जो contact. बचा। अच्छा अब देखो बेटा, जिसका डेटा अच्छा चल रहा है, जिसका सही आ रहा है, उसमें से कोई एक बच्चा इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करोगे। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर आई। ठीक है उज्जैन, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ओके। अगला एन अपोजिंग फोर्स क्या है? Friction. 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 स्पेशल shape of body in order to Streamlining. 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 Very good. Grooves in tire. Increase friction. Increase friction. Oil and grease. Decrease Decrease friction. friction. Very good. तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। Done. डन। ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट चैप्टर में किया था ना, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से करोगे, ये होमवर्क है। ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, मतलब, और उज्जैन आप स्क्रीनशॉट लेके इसको शेयर कर दोगे। ठीक है। सर होमवर्क कॉपी में करेंगे या क्लास वर्क कॉपी में? बेटा आप इसका देखो, ये सर होमवर्क और क्लास वर्क तो एक ही कॉपी। होमवर्क में कर लो। ठीक है। होमवर्क कॉपी में कर लो। ठीक है। हाँ सर ठीक। ओके। ठीक है। अब Yes, इसका sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन सारे एग्जांपल्स का। ठीक है। यस सर। ओके। एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशंस आप लोगों का होते ही हैं अपने खुद के कोई रेफरेंस बुक में, है ना? तो उसका मैं नहीं भेज रहा हूँ। अब हम लोग एक एक्सरसाइज और करेंगे इसकी, उसके बाद खत्म होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। से एक एक करके पूछिए तब मैं। हाँ, ये अपन आराम से करेंगे। इम्पल्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नीदर स्केलर नॉर अ वेक्टर, समटाइम्स स्केलर समटाइम्स वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये? Vector quantity. Impulse is. हाँ, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। इम्पल्स क्या होता है पता नहीं ना Vector आपको? quantity. हाँ ठीक है, लेकिन इम्पल्स होता है क्या आपको मालूम है क्या? नहीं सर। नो नहीं? सर। ओ सर। नहीं पता ना, तो देखो बताते हैं। Sir, integral force. बाप रे, इंटीग्रल फोर्स। सही बात है, एकदम सही है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? देखो, इम्पल्स क्या होता है, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। कुछ फोर्स लगता है थोड़ी देर के लिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन लगातार कुछ फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स के लगने से क्या ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। फोर्स Yes, sir. Yes फोर्स sir. फोर्स की, अच्छा मोमेंटम भी तो नहीं पता ना आप लोगों को? आप लोगों को तो मोमेंटम भी नहीं पता, पता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं पता। ओके, तब तो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, शुरुआत से सुनते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो रिव्यू करेंगे, Sir, क्यों कुछ mass छोड़। into velocity होता है क्या? हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। P सर। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर के लिए ऊपर एरो लगाते हैं, बताया था ना मैंने। Yes सर। पी Yes, वेक्टर इज sir. इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम बन जाएगा। एक स्केलर को जब एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। जब भी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर ही होता है, ठीक है। Yes. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मास इनटू वेलोसिटी कर दिया, ठीक है, असली में देखा जाए तो यही डेफिनेशन है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ तो मीनिंग निकलता होगा ना फिजिक्स में भी इसका। तो इसका मीनिंग समझने के लिए एक चीज समझिए। मेरे पास एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है। ये पत्थर मैं आपको मारता हूँ, लेट्स से मैं आपको मारता हूँ ये पत्थर 5 मीटर पर सेकंड से एक बार, दूसरी बार सेम पत्थर उठा के फिर से मारता हूँ, इस बार मारता हूँ 50 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताइए, पहली बार में चोट ज्यादा लगेगी या दूसरी बार में चोट ज्यादा लगेगी? सर दूसरी दूसरी बार। बार में। दूसरी सर बार। सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में चोट ज्यादा लगेगी, है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, थर्ड टाइम पे मैंने क्या किया? एक पूरा का पूरा स्कूटर लिया और आप पे नहीं, किसी पे, आप पे स्कूटर नहीं मारेंगे, पत्थर मार सकते थे, स्कूटर नहीं मारेंगे, ठीक है। स्कूटर किसी पे मार दिया, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो उस आदमी को पत्थर मारने में ज्यादा चोट लगती, तेज पत्थर मारने में ज्यादा चोट लगती, या स्कूटर मार देंगे तो ज्यादा चोट लगेगी? स्कूटर सर स्कूटर। 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 और चौथा है, स्कूटर को ही मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाता हुआ लाऊं, सर फोर्थ कंडीशन। सर फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता चल रहा है कि किस केस में चोट ज्यादा लग रही है? उसका मास और वेलोसिटी देख के। उसके मास और वेलोसिटी देख के। तो मोमेंटम वही देखते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखते हैं। मोमेंटम बताता है कि किसी चीज से टकराने पे आपको कितना चोट लगेगा। अगर किसी के पास ज्यादा मोमेंटम है, अगर वो आपके ऊपर मार देंगे तो आपको ज्यादा चोट लगेगी, उस कम मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट से टकराओगे तो कम चोट लगेगी, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मोमेंटम बताता है कि किसी चीज को रोकना कितना मुश्किल है। समझ में आई बात? मोमेंटम क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, रोकने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। असली में फोर्स की जब मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फोर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आई बात? ये फोर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन। सर सर अब जो वो ट्रायंगल बना है वो क्या है? अच्छा, ट्रायंगल, डेल्टा। डेल्टा। ट्रायंगल होता है आपका डेल्टा, इसको पढ़ते क्या है? डेल्टा। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक बार एक्स फिर की से फाइनल बताइएगा। वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो जाएगा? वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू। बेसिकली चेंज इन अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। So change in momentum upon change in time, that is rate of change of momentum with respect to time. क्या बोलते हैं इसको? Change in momentum upon change in time। पढ़ते बोलते क्या है? Rate of change of momentum with respect to time is called force। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। ओके, सो फोर्स ये ऐसे निकलता है। बेसिकली आप यूं समझ लो, दिस इंप्लाइज फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना? Yes. यस सर। मतलब फोर्स, एक फोर्स जितने टाइम के लिए लगा, अगर फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कर दोगे तो उससे मोमेंटम में चेंज मिल जाएगा, है ना? अब मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, तो ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. इसको हम, यस सर। सर इसी को हम Yes, लोग sir. कहते हैं इम्पल्स। तो क्या कहते हैं? इम्पल्स। अब Impulse. आप मुझे बताइए, इम्पल्स कैसा क्या होगा? इम्पल्स स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? बताइए तो। सर वेक्टर। Vector. खत्म, है ना? Yes. यस सर। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स, Vector तो quantity. इम्पल्स को हम लोग आई वेक्टर भी लिख सकते हैं, कई बार जे वेक्टर भी लिखते हैं, ऐसा कोई इसके लिए फिक्स रूल नहीं है,
इम्पल्स को आई वेक्टर और जे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। जे वेक्टर इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स की दो डेफिनेशन हो गई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी है और साथ ही साथ चेंज इन मोमेंटम भी, दोनों ही इम्पल्स। वैसे इम्पल्स हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? जनरली हम लोग इम्पल्स यूज करते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस के फोर्स के लिए। बहुत ही स्पेशल केस का क्या होता है, जनरली हमारा फोर्स हम धीरे धीरे लगाते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, बढ़ता भी है घटता भी है, सब कुछ होता है ना। पर अगर आप मान लो फुटबॉल को किक करते हो, एक फुटबॉल को अगर आप किक करते हो तो फुटबॉल के ऊपर फोर्स कैसे लगा टाइम के साथ, ये एक बार देखते हैं। फुटबॉल अपनी जगह पे पड़ी हुई है, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। हम फोर्स लगा रहे हैं क्या कि अभी तो हम लोग किक मारने के लिए दौड़ ही रहे हैं, तो क्या फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगने लग गया जब आप किक मारने के लिए दौड़ रहे होते हो तब? No, sir. नो सर। तो फोर्स कितना होगा? 0 0 0 0। आप दौड़ रहे हो, फोर्स 0, दौड़ रहे हो, फोर्स 0, दौड़ रहे हो, फोर्स 0। आपने स्टांस लिया, अभी तक टकराया नहीं आपका पैर फुटबॉल से, फोर्स कितना है? 0। आपका पैर मोशन में आ 0. गया लेकिन अभी तक फुटबॉल से टकराया नहीं, फोर्स कितना है? 0 0. टकराया, फोर्स सडनली बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। Yes, Yes, sir. यस सर। और उसके बाद तुरंत फोर्स खत से 0 हो जाएगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. जैसे ही कॉन्टैक्ट छूटा फोर्स 0 हो गया। आपने फुटबॉल पे कितनी देर के लिए फोर्स लगाया? 1 सेकंड के लिए लगाया क्या? नहीं, 0.01 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, है ना। तुम छोटे से टाइम के लिए फोर्स लगाया, छोटे से टाइम, मुंह नहीं लगा, छोटे से हाथ टाइम में में आपने, मोबाइल, ध्यान कान में दीजिए। ईयरफोन, जिंदगी यही मोबाइल। तो क्या हो रहा है प्रियंका, प्रियांक? हाँ, हम कह रहे थे फोर्स जो आपने अप्लाई किया है वो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया है, तो डेल्टा टी बहुत छोटा है, पर फिर भी फुटबॉल का मोमेंटम तो चेंज हो गया, मतलब फोर्स बहुत बड़ा होगा, हाँ या ना? यस सर। हम्म? यस सर। तो बेसिकली इम्पल्स हम लोग उसी चीज के लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। डेफिनेशन में ये भी, इसका भी इम्पल्स निकल जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी, किसी भी फोर्स का निकल जाएगा, बट प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम। ठीक है। उसका जो इफेक्ट आता है चेंज इन मोमेंटम, उसको उसी को हम लोग इम्पल्स कह रहे होते हैं, फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है बेटा। इम्पल्स के बारे में बहुत बात कर ली, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? इस पार्ट को कॉपी नो कर लो, सर। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सर डन। डन, सर डन। ओके। सर ये इम्पल्स से भी क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है? बनता है बेटा, अगेन अभी आपके क्लास 8 में नहीं है लेकिन बनता है, बहुत सारा बनता है। इम्पल्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, बहुत जबरदस्त, ठीक है। ओके, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ठीक है। अब देखो बात समझो, जब आप रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मालूम क्या? 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल 9.8 न्यूटन, ये तो ट्रू है, गलत हो गया। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सही है, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये गलत, ध्यान दो, एक्चुअली ध्यान नहीं रहता बच्चों को, आप लोगों को बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप अक्सर करेक्ट स्टेटमेंट पर टिक कर देते हो जानते हुए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ, सॉरी ऐसा ये होता है गलती से। पहला ऑप्शन में आपको ध्यान रहता है कि सर रॉन्ग ये हम लोग सारा ऑप्शंस नहीं करते हैं। नहीं, सारा ऑप्शन पढ़ते भी हो, बट फिर भी क्या होता है, पहले ऑप्शन में आपको ध्यान होता है कि रॉन्ग बताना है, दूसरा ऑप्शन में ध्यान होता है रॉन्ग बताना है, तीसरा ऑप्शन पहुंचते पहुंचते भूल जाते हो रॉन्ग बताना है। अगर वो ट्रू निकलता है ट्रू पे टिक करते हो, रॉन्ग होता है तो अगला वाला ऑप्शन पढ़ के उस पर टिक कर देते हो, ठीक है। इसलिए यस सर। इसलिए सही तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए बताता हूँ। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, जैसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट आए ना, आपका पेन इधर जाने की बजाय इधर जाना चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल 9.8 न्यूटन, सही है, यहाँ पे टिक लग जाना चाहिए। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सही है। फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, गलत है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये सही है, ठीक है। ये आपको पता नहीं है ऑप्शन नंबर डी, बट ये सही है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं, ये रॉन्ग हुआ इसलिए आंसर ये होगा, समझ में आई बात?
ये नहीं होगा। यस सर। इस तरीके से करोगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सर फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड इसका मतलब क्या है? हम बताते हैं फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए तो इसको रॉन्ग कह रहा हूँ लेकिन हाँ, अगला वाला का मतलब समझाता हूँ। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यस सर। अब सोचो अगर फोर्स नहीं होगा तो डेल्टा पी, अगर फोर्स जीरो हो जाए तो डेल्टा पी को जीरो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस सर। डेल्टा पी जीरो मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर है। यस सर। यस सर। इसी को कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व। समझ में आई बात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Yes, मोमेंटम का sir. मतलब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये जब फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा मोमेंटम की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये सही स्टेट। अगला, अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज। हाँ बेटा, सर सेकंड वाला ऑप्शन में मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सर जीरो क्यों लिखा है? वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ये पूरा मोमेंटम पे आ गया क्या आप लोगों का एक्सरसाइज? हाँ, देखो इसका आंसर होता है ही मेंटेन्स मोमेंटम ड्यू टू, बेसिकली आपके इनर्शिया, ठीक है। समझ में आई बात? इनर्शिया पढ़ा था ना? इनर्शिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। सर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इनर्शिया बताया था मैंने, इनर्शिया नहीं बताया था? नो सर। अच्छा अच्छा, तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन के लिए अकेले 1 घंटे 1.5 घंटे की थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। इसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। इनर्शिया मतलब अपने एबिलिटी से वो मोशन में आएगा, अपने एबिलिटी से रेस्ट में आएगा। नहीं मतलब वो अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक कि कोई हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं यस लगा है, ठीक है। तो लेकिन आप बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आपसे मैंने नहीं सर। मैं पढ़ाया। क्लास 7 में पढ़ी थी जेई में। मैंने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ाऊंगा एक बार, एक और राउंड आएगा ना तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक और राउंड होगा सारे चैप्टर्स तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट Bombay. Its weight will change but not mass. Yes, ma'am. सर Yes, ऑप्शन sir. बी। B. Sir, ऑप्शन B, sir. चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब आप मून कम फोर्स लगाता है इन कंपैरिजन टू अर्थ, जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है उस पर अर्थ जितना फोर्स लगाता है, उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मून पे रख दोगे तो मून उस पे उससे कम फोर्स लगाता है, इनफैक्ट 1/6 फोर्स लगाता है। इसलिए जिस चीज का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है, ध्यान दीजिए वेट के लिए मैंने क्या टर्म यूज किया, न्यूटन यूज किया, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट कहते हैं, ठीक है। मास इज सिंपली क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास एक ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता है, चाहे आप इंडिया में रखो, पाकिस्तान में रखो, अमेरिका में रखो, चांद पे रखो, जुपिटर पे रखो, कहीं पे भी रख दो, मास एक ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड होता है। लेकिन अलग अलग जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग हो सकता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। मून पर जो वेट होता है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा, 10 जिस 8 10 न्यूटन होगा। जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है उसका मास कितना होगा, 6 kg के आसपास होगा, है ना। 6 into g is 60, राइट। जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 है ना। सर तो लेकिन उसको अगर मैं मून पे लेके चला जाऊंगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 6 kg के ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून पे लेके चला जाऊंगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, सर सेम 6 kg हाँ, ही सर, रहेगा, 6 kg. चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, ठीक है। समझ में आई बात?
सर यस सर। ओके यस सर। अगला है इफ 1 किलोग्राम वेट इज 10 न्यूटन देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी पूछ रहा है अगर 1 किलोग्राम का वेट 10 न्यूटन है तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है ना वेट कितना होता है बेटा? mg होता है ना? सर 10 यस सर। सर Yes, ए sir. नंबर ऑप्शन नंबर आगरा आगरा। ठीक है, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 a force acting on mass of 1 gram due to gravitational pull on earth is called 1 gram weight. 1 gram weight equals to सो 190 नहीं बेटा, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है। 980. 980 डाइन होगा। ठीक है, डाइन समझते सर हो आप लोग? 980 डाइन ही यूनिट Yes, sir. डाइन समझते हो ना? यस सर। हाँ यस सर। देखो सर। 1 ग्राम वेट, इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम का वेट, 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम? 1/1000 है ना? दैट Yes, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है yes, sir. है ना? अब 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है कि नहीं? 5 टाइम। Sir. यस सर। जैसे ही मैं इसको यहाँ डाल Yes, दूंगा sir. क्या आएगा? तो दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵, दैट इज इक्वल टू 980 डाइन। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर वही Yes. बोल ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो वाले। सर डन। डन, Sir, done. ओके आगे बढ़ू फिर। Yes, sir. ओके अगला है a man is standing on a boat in still water. If he walks forward the shore, walks towards the shore, the boat will. देखो ये फिजिक्स में मैंने सर आपको मूव Move towards नो the सर shore. नो सर हाँ सर मूव टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स द शोर, ये गलत है बेटा। सर एक पेपर को बकेट में डालने से सर बकेट के साइड में आ जाता है। नहीं नहीं वो नहीं है, बात सुन क्या कह रहा है। एक बोट पर आदमी खड़ा है, ठीक है, एक बोट पर आदमी खड़ा है। अब क्या हुआ, आदमी उस बोट पर चलना शुरू करता है, बोट के ऊपर चलना शुरू करता है टुवर्ड्स द शोर। तो उस आदमी के चलने से बोट किधर जाएगी? Remain stationary. बात सुनो, बात सुनो। सिंक होगा। नहीं यस सर सिंक हो। सुन लो सुन लो सुन लो। से टुवर्ड्स तब ये होगा आगरा सारे ऑप्शन हटा दोगे तो सुन ही वही आ जाएगा ना। सुन लो एक। क्या है, देखिए आपको मैंने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, sir. For every action, there is equal and opposite reaction. Opposite reaction. और मैंने ये भी बताया था कि ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है, असली में इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पे उल्टा फोर्स लगाएगा, है ना? बताया कि नहीं बताया? यस। अब देखो जब आदमी बोट पे चला तो आदमी मूव कैसे किया? आदमी के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तब ना मूव करेगा। यस Yes, sir. आप खड़े हो, आपने अपना मोशन शुरू किया, आपने चलना शुरू कैसे किया? आपके ऊपर कोई किसी ने फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ, तभी ना आप आगे जाओगे। यस। कौन से फोर्स की वजह से आपका मोशन शुरू होता है, आपका चलना शुरू होता है, कोई बताए? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, वेरी गुड। फ्रिक्शन। अगर आप फ्लोर पे चल रहे हो तो आप पे फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया? फ्लोर नहीं। फ्लोर ने लगाया। अगर आप बोट पे चलोगे तो आप पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? बोट। आप किधर गए? शोर की तरफ, तो आप पे फ्रिक्शन फोर्स बोट ने किधर लगाया? शोर की तरफ। तो आप बोट पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाओगे? अवे फ्रॉम द शोर। तो बोट पे फोर्स किधर लगा? अवे फ्रॉम द शोर। तो बोट किधर गई? अवे फ्रॉम द शोर। यस। समझ में आया? वापस सुनो, पूरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जब आप आगे बढ़ते हो तो आप पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता है फ्लोर आगे की तरफ। अगर आप बोट पे चलोगे तो आप पे बोट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। ठीक है,
अगर बोट आप पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया आगे की तरफ मतलब शोर की तरफ, तो आपने बोट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया शोर के अपोजिट डायरेक्शन में, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए Yes, sir. Yes, sir. बोट किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द शोर। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अ ड्राइवर एक्सेलरेट्स Sir, हिज first कार, number question. a driver accelerates his car first at the rate इतना मीटर per second, then at the rate, then the ratio of forces exerted by the engine. देखो, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो, ये एक्चुअली थोड़ा 9th क्लास के सिलेबस के आ रहे हैं, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। 9th क्लास वाला सिलेबस भी कभी कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे तभी सब होगा, ठीक है? 9th पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही ऑलमोस्ट 9th क्लास के सिलेबस के, हम लोग जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, ठीक? सर फिर भी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3:2. 3:2, Yes, sir. 3:2. क्योंकि फोर्स का सीधे से फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. Yes, sir. ओके, सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, मतलब सर इसका खाली स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे फिर सर इसको भी लिखेंगे कॉपी में, वो लॉन्ग आंसर्स टाइप जैसे लिखे नहीं थे हम नहीं लोग कॉपी नहीं में। नहीं, क्यों परेशान हो गए? स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा लगे तो इसका बहुत ज्यादा मन करे तो प्रिंट आउट लेके पढ़ने के लिए रख लो, ठीक है? इतना लिखने का कोई मतलब नहीं ना, आप एक लाइन का आंसर है और 5 लाइन का क्वेश्चन है, क्या फायदा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। Yes, sir. सर Yes, sir. Sir, no. 9th, a body of mass 5 kg undergoes a change in speed from 30 to 40 meter per second. Its momentum would increase by, बताइए। Sir, 50 kg meter per second. एकदम सही है। क्या हो जाएगा? 5 into 40 minus 5 into 30, 30. है ना? ऐसा क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता मास इंटू वेलोसिटी करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? कोई Yes. दिक्कत? है. No, मोमेंटम sir. का फॉर्मूला भी No, बताया ना? sir. ओके। No, sir. The force needed to produce an acceleration of 6 meter per second square in a ball of mass 4 kg will be. फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यूज कर लो। 24 Newton. Sir, 24 Newton. 24 Newton. तो एक और चीज लिखी लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये भी लिख लो, काफी काम आएगा, क्योंकि लेकिन आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? Sir, study material में लिखा है. मैं सब बता दूंगा आप लोगों को बाद में, चिंता ना करो। इस साल के अंत आते आते अपना 9th क्लास का 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक बार मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपका 8th क्लास का कुछ भी ना बचे, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी ना बचे, उसके बाद 9th क्लास वाला सारा बता। ओके, 11, a body of mass 5 kg undergoes a change in speed from 20 to 0.2. The momentum of body would, बताइए 11th का बताइए। सर सर decrease by 99 kg meter per second. सही है, ऑप्शन बॉम्बे। Sir, option A. ये नहीं बेटा, बी, Bombay. बॉम्बे होगा बेटा, बॉम्बे, बी, Sir, आपने ठीक है? sir Decrease होगा ना? decrease by 99 kg meter Decrease per by second. 90, सही है। क्या होगा? इनिशियली 5 into 20 मतलब 100, फाइनली 5 into 0.2 मतलब 1, तो 100 से 1 आ गया, कितना हुआ? डिक्रीज हुआ ना, Yes, sir. Sir. ठीक है? तो 12 बताएंगे। हम्म, 12 छोड़ दो, 12 नहीं कर पाओगे, ठीक है? सर हम्म। सर 12 मतलब कैसे होगा सर? बेटा बोला ना अभी नहीं कर पाओगे, करने के लिए मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं तो ऐसे कर सकते हो,
मोमेंटम कंजर्व रहता है ना? सर प्लस Yes, sir. 0.25। सुन तो लो अब मैं तो बता रहा हूँ, पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना मोमेंटम कंजर्व रहता है। Yes, sir. यस सर। मतलब कि अगर बुलेट का मोमेंटम आगे आएगा तो बंदूक का मोमेंटम पीछे आएगा, जितना बुलेट का आगे आएगा बंदूक का उतना ही पीछे आएगा। ठीक है, तो बुलेट का कितना है 0.01 इंटू 250 है ना? Yes, sir. आया ना? बुलेट का कितना हो गया 0.01 इंटू 250 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया 2.5 kg मीटर पर सेकंड हुआ ना? Yes, sir. यस सर। Yes. बुलेट का उतना ही पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू वी इज 2.5, या कहना चाहिए -2.5 क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? तो 5v इज 2.5, सो v इज 2.5 upon 5 मतलब 0.5 माइनस में ऑप्शन नंबर आगरा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? पर ये सब मैं एक बार Sir, वापस, सर जो दो पार्ट फिर से समझे। क्या बेटा? सर Sir, समझ five- में नहीं आया। यस सर। सर और एक बार सर मेरे को समझ में आ गया। सुन लो बता। यहाँ पर इसका मास है 0.01 kg। देखो गोली चलाने के पहले बुलेट रेस्ट पर है ना, Yes, sir. Yes, sir. गन भी रेस्ट पर है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस बुलेट सर। तो बुलेट चलाने के पहले दोनों रेस्ट पर, दोनों का मोमेंटम 0. तो सर 0। जीरो। दोनों का मोमेंटम 0। ओके, तो टोटल मोमेंटम 0. 0। 0। जीरो। तो फाइनली भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए कि नहीं? फाइनली टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए कि नहीं, बताओ। Yes, sir. हम्म? Yes, sir. होना चाहिए ना? यस क्यों? सर। क्योंकि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, बताया था ना। यस सर। यस सर। Yes. मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, इसलिए फाइनली भी मोमेंटम क्या होगा 0 रहेगा। 0. ओके, अब देखो इनिशियली पूरा मोमेंटम 0 है, फाइनली भी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम एक बार लिख के देखते हैं। बुलेट 0.01 इंटू इसकी वेलोसिटी 250 है ना, ये बुलेट का मोमेंटम हो गया, प्लस गन का मोमेंटम कितना हुआ 5 kg इंटू इसकी वेलोसिटी v जो निकालना है, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। आया ना? Yes, sir. इसको सॉल्व करो तो v कितना आएगा? हाँ 0.5 आएगा, मतलब 0.50। सर 1/2। आया कि नहीं आया? ऑप्शन आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, a body of mass 100 gram is moving with a velocity 15 meters per second. The momentum associated with the ball is, बॉडी नहीं बॉल है, ठीक है, बॉल का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसका मोमेंटम बताना है। फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। सर 1.5 kg मीटर पर सेकंड। 1.5 kg Sir, meter. 1.5. बिल्कुल सही है, कुछ करना ही नहीं इसमें, है ना? यस सर। ओके, 14, a stationary ball weighing इतना kg acquires a speed of इतना मीटर पर सेकंड when hit by hockey stick. The impulse बताइए कितना होगा? 2.5 न्यूटन। 2. यस सर 2.5। Yes, sir 2.5। है ना? क्या बताया था? Impulse is change in momentum, है ना? यस सर। Yes, sir. 15, सर 14 एक बार करके दिखाइए ना। मास इंटू वेलोसिटी,
कितना हुआ 2.5 kg मीटर पर सेकंड हुआ। यस सर। उसी को kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड बराबर होता है, ठीक है, दोनों ऐसा यूनिट है ना। यस सर। सर 15 तो बता। न्यूटन के बाद एस option क्या C. लिखा है? क्या सर न्यूटन के बाद एस क्या लिखा है? न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। सर 15th का ऑप्शन सी. सर 15 का सी मोमेंटम। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 15 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलो फिर ओके, अगला 16, मोमेंटम हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। इम्पल्स। Impulse. Impulse. बिल्कुल सही है। Impulse. अच्छा प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया था ना आप लोगों ने कि नहीं लिया? यस सर। Yes. नहीं लिए सर, सर। रुकिए। नहीं लिया नहीं सर। लिए, ले लो फटाफट। सर एक बार दिखाइए। ठीक है, हाँ सर। ओके। यस सर। यहाँ से 10 minutes. सर 17th नंबर क्वेश्चन कैसे होगा? आओ कोशिश करो। इसका मेरे ख्याल से आंसर मिसिंग है, ठीक है। विद द बॉल नहीं, विद द हैमर होगा, ठीक है। इम्पल्स एसोसिएटेड विद द बॉल की जगह लिखो इम्पल्स ऑन हैमर, इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय हैमर विल, और चारों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तो मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है, बट मेरे ख्याल से गलत सर ऑप्शन ए होगा। है। ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा। अच्छा इम्पल्स पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ए नहीं होगा, बी होगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल कितना है 3 into 10 30, फाइनल कितना है 0। इम्पल्स पूछ रहा, फोर्स नहीं पूछ रहा, इम्पल्स पूछ रहा है, ठीक समझ में आया। यस सर। इनिशियल मोमेंटम कितना है हैमर का बताइए। सर 3 into 10 30। 300 kg मीटर पर सेकंड। ठीक ठीक ठीक, फाइनली रेस्ट पे आ गया, 30 से रेस्ट पे आ गया। यस सर। फाइनल यस यस सर. सर। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, सर 0. फाइनल माइनस इनिशियल Zero. इक्वल्स टू -30. 0 सर। चेंज कितना हो जाएगा -30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यस सर -30। -30. ओके। 18 का आंसर बताइए। फोर्स कितना लगेगा, तो 6. सर नहीं पता। सर ऑप्शन बी. सर ऑप्शन ए. नहीं बेटा। अच्छा फोर्स और इम्पल्स के बीच में मैंने क्या रिलेशन बताया था, सर सी होगा। हाँ सी होगा। फोर्स और इम्पल्स के बीच में मैंने रिलेशन क्या बताया था बताइए तो। कुछ तो बताया था ना। सर चेंज इन फोर्स बाय टाइम. फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, फोर्स इनटू टाइम बेसिकली।
यस सर सर टाइम पता है, 3 टाइम पता है, इम्पल्स पता है, फोर्स निकालना है। यस सर समझ 3 में आया? into 3 ऑप्शन दिल्ली आएगा, Yes. डी। ऑप्शन क्या है? सर डी फॉर सर दिल्ली। मेरा 12 आ रहा है, सर सी आ रहा है मेरा। बेटा चेंज इन मोमेंटम -30 था ना। यस सर अच्छा वैसे गलत बोल रहा मैंने, गलत बोल दिया मैंने। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन हैमर ऑप्शन डी आएगा, स्पाइक पे सी आएगा, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। पूरा पूरा चीज समझ लो, आराम से समझो पूरा। देखो भाई क्या हुआ, एक किसी हम लोग नेल ठोक रहे हैं एक हैमर से, ठीक है, समझ में आई बात? हैमर जो है इसका मास कितना दे रखा है, 3 kg का मास है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है कि ये 0.025 सेकेंड्स में रुक जाता है, ठीक है। तो इम्पल्स ऑन हैमर क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए तो, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम 3 into 10 दैट इज इक्वल टू -30 न्यूटन सेकंड। यस सर। कोई दिक्कत? ये इम्पल्स ऑन हैमर है। इसका मतलब फोर्स ऑन हैमर कैसे निकलेगा? फोर्स ऑन हैमर निकालने के लिए हम बोलेंगे इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, या फोर्स इंटू टाइम, है ना। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम दैट इज इक्वल टू -30 अपॉन टाइम इज 0.025 दैट इज इक्वल टू -1200 न्यूटन, ठीक है। सर ये लगा फोर्स ऑन हैमर, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फोर्स ऑन स्पाइक। फोर्स ऑन स्पाइक कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1200 दैट इज इक्वल टू 1200 प्लस 12 न्यूटन। समझ में आई बात? यस सर यस Yes. सर। यस सर। कॉपी कर लो फिर। सर तो फिर उसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा, बट गलत, आपने 2 गलतियां करी, इस वजह से आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। यस सर कॉपी हो गया। सर तो यहाँ पे please फोर्स ऑन wait. स्पाइक सर तो यहाँ पे फोर्स ऑन स्पाइक माइनस इंटू -1200 क्यों हुआ? हाँ इसका आंसर कौन देगा, मैं नहीं दूंगा, कोई और बताएगा। कोई नहीं बताएगा, किसी को तो पता होगा। इसका आंसर हुआ माइनस इंटू माइनस ऑफ -1200 क्यों हुआ, बिकॉज जितना फोर्स स्पाइक ने हैमर पे लगाया, हैमर उसका उल्टा फोर्स लगाएगा ना स्पाइक पे। स्पाइक ने हैमर पे लगाया -1200 न्यूटन, तो हैमर स्पाइक पे कितना लगाएगा, +1200 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। समझ में आया? यस यस सर यस सर Yes. यस सर। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ओके। अ रॉकेट वर्क्स ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पता है आप लोगों को? यस सर। मैंने बताया था। एवरी ऑप्शन हैज ऑपोजिट एंड सेम हाँ ठीक है, रिएक्शन। लेकिन रॉकेट उस पे कैसे काम करता है? सर वो रॉकेट फोर्स। रॉकेट ऊपर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नीचे फोर्स लगाता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सरासर गलत। सुनो बात को, सर सर फ्रिक्शन उल्टा, लगाता है। बिल्कुल फ्रिक्शन सर नाम की कोई चीज नहीं है। रॉकेट नीचे फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऊपर उठा है। सुन लो, सुन लो। रॉकेट क्या करता है, अपने फ्यूल को नीचे की तरफ इजेक्ट करता है। कभी रॉकेट का लॉन्च देखा है आप लोगों ने?
यस सर, फुल नीचे की तरफ। यस क्या? सर। हाँ ठीक है। Yes. क्या होता है उसमें, रॉकेट के अंदर से खूब सारा फ्यूल नीचे की तरफ निकलता है, यस सर। Yes sir. मतलब रॉकेट फ्यूल पे नीचे फोर्स लगाया तो फ्यूल ने रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगाया, इसलिए रॉकेट ऊपर चला गया। समझ में आई बात? Yes sir. यस। यस सर। Yes, sir. अब देखो, ये रॉकेट आप अपने घर में बना सकते हो। इनफैक्ट अगर लाइव क्लासेस हो रही होती है, हम रॉकेट सब बनाते क्लास में। रॉकेट घर में बनाने की जरूरत नहीं, रॉकेट आप घर में फुला सकते हो। कैसे? बलून में हवा भरो, ठीक है, और उसका मुंह छोड़ दो, उड़ता है कि नहीं उड़ता? यस हाँ सर, देखे। यस सर। सेम एज रॉकेट, कोई फर्क ही नहीं उसमें और रॉकेट में। सर लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। उसके लिए आपको डिजाइनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। बलून की सही डिजाइनिंग कर दो कि मास वास बैलेंस कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। वो सब क्या है सोच रहे हो, मैं बात समझा रहा हूँ आपको कि प्रिंसिपल दोनों का सेम है, ठीक है। यस सर। बैलून जिधर हवा छोड़ता है उसको उल्टी तरफ जाता है कि नहीं जाता? यस सर। यस सर। बस वही काम रॉकेट करता है, ठीक है। अगर किसी ने ये काम नहीं किया हो तो आज निकल करके देख लेना। बलून कहीं से लाओ मतलब अच्छा भी चलो गिराने के लिए छोड़ो, रहने दो, अच्छा टाइम आ गया ना। A metallic ball strikes a wall and falls down, whereas a tennis ball having the same mass and velocity bounces back. ठीक है। The reason for this is that, देखो भाई ध्यान दो, सर बोल रहा सी। है, सुन तो लो। पहले सवाल पढ़े, ठीक है। बेटा एक बात है, ये जिसने आंसर सही बताया, यार आवाज किसकी वजह से हो रही है? अनुराधा प्लीज आपका माइक या तो ऑफ कर दीजिए, या बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे? अब मेटलिक बॉल, अच्छा पहले जिसने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है वो मुझे बताएगा कि बेटा 1 किलो स्टील भारी होता है या 1 किलो रुई? सर एक स्टील बोले और एक क्या बोले? सर दोनों ही एक, सर दोनों कॉटन, ही। कॉटन। सर दोनों ही तो दोनों तो 1 सेम किलो ही है। है सर, क्योंकि सर दोनों दोनों का ही तो 1 वेट किलो है। 1 kg है। दोनों 1 kg है ना, तो यहाँ पढ़ो जरा क्या सर है, दोनों तो सेम है। यहाँ पढ़ो जरा क्या है, हैविंग द सेम मास लिखा है ना यहाँ पे भी। ओ सर। यस सर। हाँ, ओके। So a metallic ball strikes a wall and falls down, whereas tennis ball having the same mass and velocity bounces back. The reason for this is that both suffer equal change in momentum. The tennis ball suffers a greater change in momentum. Metallic ball suffers a greater change in momentum. The momentum of the tennis ball is less than that of metallic ball. ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टेक्निकल हो गया क्वेश्चन। क्या है ये देखिए, ये अपने पास एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे एक टेनिस बॉल हम लोग फेंकते हैं, लेट्स से वेलोसिटी v से। ये दीवार तक जाती है, टकरा कर वापस सेम वेलोसिटी v से आ जाती है, ठीक है। वहीं अगर जब मैं मेटलिक बॉल फेंकता हूं तो ये फिर इसको मैंने सेम वेलोसिटी v से फेंका, पर क्या होता है, यहाँ टकराने के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है और गिर जाती है ना। तो इस केस में, टेनिस बॉल के केस में, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास अगर m है तो दोनों का मास तो m ही, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? mv, है ना। Yes sir. फाइनल Yes, मोमेंटम sir. कितना होगा? MB. mv नहीं होगा बेटा, Sir, MV सर। माइनस mv, अपोजिट हो गया ना। यस सर। Yes sir. तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? -2mv, है ना, है ना। Yes sir.
वहीं अगर मैं मेटलिक बॉल ले लूं तो मेटलिक बॉल में क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv फाइनल मोमेंटम कितना है? 0। 0 चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 0 से 0 0 माइनस mv फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, तो किस केस में मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ? सर पहले केस में ज्यादा चेंज हुआ ना? फर्स्ट केस यस Yes. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द टेनिस बॉल B. सफर्स अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। समझ में आई बात? सर टेनिस Yes, बॉल sir. में चेंज इन मोमेंटम -2v कैसे आया? फाइनल मोमेंटम माइनस एमवी माइनस इनिशियल मोमेंटम एमवी, कितना हो गया? यस सर माइनस mv माइनस mv माइनस एमवी माइनस 2 एमवी। इसमें क्या होगा? 0 माइनस एमवी। तो यस सर बेटा यहाँ देखो, ये ऐसे आया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस एमवी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? एमवी। तो MV. कितना हो गया? माइनस 2 mv ठीक है। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. sir. ओके बेटा। अगला, when a bicycle travels on a rough surface, its speed Decreases. decreases. decreases Decreases. Jesus. It is difficult to walk on ice because of absence of Mo- friction Absence of friction. Absence of free. बताया था ना मैंने ये। Yes, The sir. law which defines force is Newton's second law of motion। ठीक है? Excuse me sir. हाँ बेटा। Sir, first लग गया। सर वो जो 22 का जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ क्या बेटा? इनर्शिया। सर जो 22 का बी। inertia इनर्शिया, यही बोल रहा था ना, ये आपको पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। यस सर। इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं इसको। ठीक है? ओके सर न्यूटन सेकंड लॉ और एक बार समझा देंगे? बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ मैंने बताया ना, रेट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डोंट वरी, मैं न्यूटन सेकंड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है? न्यूटन सेकंड Sir, लॉ F is equal to mass into acceleration. नहीं आ रहा है। क्या क्या क्या? सर सेकंड लॉ तो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, Yes, sir. वो बाद में आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उससे डिराइव होके आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? Sir, तुम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किया है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया है वो, कि बॉडी का वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होता। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि कितना फोर्स लगाने से कितनी चेंज होगी। उसके लिए कहता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डिराइव होके आगे बन जाता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? ओके, तो बेटा चिंता ना करिए, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और मोमेंटम वाला पार्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। मोमेंटम और इम्पल्स, इम्पल्स तो मैंने बता दिया, फिर वापस बताऊंगा एक बार। एक क्लास लगेगी मुझे ये सब कराने में, मैं करा दूंगा। ठीक है? ओके। फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू irregularities on the surface. Irregularities on the surface. ठीक है? Which of the following class of force is different from others? Pulling of a cart, stretching of a coiled spring, kicking of a football. इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल क्यों? फोर्स ये कैसा फोर्स है? कुछ नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कांटेक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Which of the following class of force is different from others? Magnetic force, electrical force, सर gravitational force. स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। Stretching of a spring. Stretching of a spring. ठीक है? Now, if G is equal to 10 meter per second square, what is the force of gravity acting on mass of 1 kg? mg 1 into 10 Newton, Yes, sir. Newton. है ना? कोई दिक्कत? Yes, sir. No, हाँ sir. सर। No, sir. 1 dyne is equal to, सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना? मैं दे दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा, चिंता ना करो। 1 dyne is equal to
Sir, 9. Sir, wait. Sir, 980 gram weight. Yes, 980 gram weight. सर 980 kg बोलिए। 980 ग्राम वेट ठीक था। सर दोनों नहीं, है तो Sir, option A और नहीं, B नहीं, नहीं, दोनों नहीं, तो नहीं, सेम ही। बेटा इसका आंसर होगा नन ऑफ Yes, दीज। sir. इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सर आंसर सर क्या होगा 1 था? by 980 होता है ना। क्यों होगा बताते हैं। 1 डाइन बोल रहा है ना, 1 डाइन का मतलब कितना होगा 10⁻⁻5 न्यूटन इज यस इक्वल सर। टू mg। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब m कितना हो गया 10⁻⁻5 बाय m सॉरी बाय g दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 ऑन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो 9.8 कर दो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू approximately 1.02 into 10⁻⁻6 ग्राम वेट ग्राम। ठीक है, तो कितना हो गया 19 इज इक्वल टू इतना ग्राम वेट होगा। समझ में आया? यस सर। जी डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होने नहीं जाएगा। ठीक है, सर और एक बार समझा Yes. दीजिए ना। बात समझो। कभी भी आपको ग्राम वेट निकालना हो ना किसी फोर्स का, कोई फोर्स कितने ग्राम वेट के बराबर है, अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे, फोर्स इज इक्वल टू mg निकाल लो और m की वैल्यू निकाल लो, उतना ही ग्राम वेट होगा या उतना ही किलोग्राम वेट होगा। ठीक है, -6 ग्राम नहीं -6 kg होगा ये, दैट इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इतना ग्राम वेट होगा। समझ में आई बात? बात समझो। Yes, sir. Yes. If force is equal to mg, then force is equal to m gram weight, sorry m kilogram weight। ठीक है, समझ में आया? किलोग्राम वेट की ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला जाए बताओ 10 या 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मेनी किलोग्राम वेट, तो मैं क्या लिखूंगा, ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, 9.8 न्यूटन को अगर मैं mg से इक्वेट करता हूं, then this implies 9.8 न्यूटन is equal to m into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This implies m is equal to 1 किलोग्राम, therefore 9.8 न्यूटन is equal to 1 किलोग्राम वेट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर आया। Yes, sir. यार 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। निकालो, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 g दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। उल्टा सॉल्व करेंगे कि 9.8 न्यूटन कितने किलोग्राम वेट के बराबर होता है, तो उसका तरीका क्या होगा, फोर्स को mg के से इक्वेट कर दो, m की जो वैल्यू आएगी उतना वेट। बात समझिए, ये लिखने का तरीका क्या होता है कि 9.8 न्यूटन कितने किलो का वेट है, कितना मास का वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। व्हेन वी आर आस्किंग कि बताओ दिस फोर्स इज हाउ मेनी किलोग्राम वेट, तो इसका मतलब ये है कि कितने मास का वेट उस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम वेट, तो हम क्या बोलेंगे 1 डाइन कितने मास का वेट है। ठीक है, कितने मास का वेट, हाउ मेनी ग्राम्स विल वेट 1 डाइन। ठीक है, सो लेट्स से m ग्राम वेट है, लेट्स से। ठीक है, देन 1 डाइन होता कितना 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल टू m, और ग्राम का मतलब m इंटू 10⁻³ किलोग्राम वेट है ना। दिस इंप्लाइज 10⁻⁵ इज इक्वल टू m इंटू 10⁻³ किलोग्राम वेट कितना होता है g के बराबर, f इज इक्वल टू mg। यस
दिस implies m is equal to 10 to power minus 2 upon g, that is equal to 10 to power minus 2 upon 9.8, that is equal to 1 upon 980. So therefore 1 dyne is equal to 1 by 980 ग्राम वेट. ये आंसर सही होगा. समझ में आई बात? इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन अपन ने इसमें पहले किया तो था. हाँ, ये देखो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 989 आया था. आया ना? 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 989 आया था. तो 1 9 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 बाय 980 ग्राम वेट. समझ में आया? यस नहीं समझ में आया? Yes. ये तो समझ में आना चाहिए बेटा. ये नहीं समझ में सर आएगा आ तो गया सर आ गया. ओके. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा मैं. तब तक बताता रहूंगा जब तक सबको समझ में नहीं आ जाए. सर और एक बार समझा दीजिए. देखो, फोर्स को मेजर करने के दो तरीके क्या है. एक तो है न्यूटन डाइन में, एक है किलोग्राम वेट ग्राम वेट में. ठीक है, ऐसा समझ लो 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास. समझ में आई बात? यस सर. यस सर. दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 किलोग्राम कितना होता है? mg, जहां m कितना है? 1 kg. तो दिस इज इक्वल टू 1 kg into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. तो 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. ठीक है. यस. 1 ग्राम वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ 1 ग्राम, यस सर. दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम का मतलब कितना केजी? 10 टू पावर माइनस 3 केजी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन. इतना न्यूटन आया. ठीक है, यस. यस सर. समझ में आई बात? दैट इज Yes, इक्वल sir. टू 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 टू पावर 5 डाइन लिख सकते हैं. यस सर. So that is equal to 980 डाइन. तो 1 ग्राम वेट कितना होता है? 980 डाइन के बराबर होता है. यस समझ सर. में आई बात? हाँ सर. यस सर. अब Yes, आप यहाँ sir. से ही पहुंच सकते हो कि therefore 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट अपॉन 980 या 1 बाय 980 Yes. ग्राम वेट. नहीं तो हाँ. अगर ये तो पहले से पढ़ लूंगा तब ना पहुंचोगे. नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको बोला गया बताओ 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम वेट, ये पूछा गया है ना. एक डाइन कितने ग्राम वेट के बराबर होता है, ये क्वेश्चन. यहां से तो आ ही सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं पता तो सर 1 by 980 सर 1 by ग्राम वेट. 980 by 980. 1 by 980. सही सही सही. अब मैं बोल रहा हूँ, ये आपको याद थोड़ना है, तो यहाँ से थोड़ा निकालोगे आंसर. आंसर निकालने का तो तरीका दूसरा होना चाहिए ना. हाँ या ना? Yes, sir. यस सर. हाँ, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का मतलब हो गया दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स will weigh 1 डाइन. ये क्वेश्चन है ना. हाउ मेनी ग्राम्स, Yes, sir. ये क्वेश्चन है ना. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. Yes. ओके. तो मैंने फिर सॉल्यूशन शुरू किया. लेट्स से m ग्राम्स वे 1 Done. डाइन. तो उस केस में Okay. m क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा. यस सर. हाँ या ना? तो हाँ अब मैं क्या करूंगा? दिस इंप्लाइज m g
इज इक्वल टू 1 डाइन, लेकिन m क्या है, ग्राम है, तो उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m इंटू 10 टू पावर -3, है ना? Yes, sir. दिस Yes, इम्प्लाइज sir. m इंटू 10 टू पावर -3 इंटू g कितना है, 9.8 इज इक्वल टू 10 टू पावर -5. This implies m is equal to 10 to power -5 upon 9.8 into 10 to power -3. That is equal to, आप नीचे लेके आओगे 10 to power -5 को, देखा जाएगा 1 upon 980. तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 upon 980 ग्राम वेट. ठीक है? सर हाँ, सर हम लोग तो ये भी देखे थे कि जी का वैल्यू कभी कभी 10 है और कभी कभी 9.8 है, तो सर हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि कब हम लोग को 9.8 करना है, लेना है या कब 10 लेना है? देखो ये आपको बात समझिए, जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिर्फ एग्जाम की स्पेसिफिक है, नॉलेज की स्पेसिफिक है नहीं, है ना? तो एग्जाम में दो चीजें होती हैं, या तो क्वेश्चन में जी दे रखा होगा या क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में जी की वैल्यू दे रखी होगी. जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपको कई डेटा ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के बीच में नहीं दे रखे होते हैं, क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में दे रखे होते हैं कि जिस क्वेश्चन में यूज हो यूज कर लेना. ठीक है? तो वहां से जी की वैल्यू देखनी पड़ेगी. नहीं तो अगर ना क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में मेंशन्ड है, तो क्या करोगे? तो आप जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक है बेटा? ओके सर. Okay, sir. ओके सर. ओके सर. ओके. ओके हाँ, सर. ये एग्जाम के लिए. और घर के लिए तो फिर वो है कि यार बुक में तो कुछ भी हो सकता है. बुक में कई बार 10 यूज कर लेते हैं, कई बार 9.8 यूज कर लेते हैं, वो उनकी मर्जी है. इसलिए घर पे उतना ज्यादा स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट एग्जाम्स के लिए यही रूल है. ठीक है? ओके सर. एक बार स्क्रीनशॉट. हाँ, स्क्रीनशॉट अभी पेपर ये वाला पेज खत्म कर लेना, तो फिर करते हैं. The effect of an impulse force on the body is measured only in terms of its मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मोमेंटम. बिल्कुल नहीं, चेंज इन मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मोमेंटम नहीं बोलना चाहता था, ये चेंज इन मोमेंटम. 4. ठीक है? इम्पल्स का इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम्स होता है ना. हाँ सर. यस सर. ठीक है, चेंज लिखना चाहता था, गलत लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है. kg meter per second is the SI unit of इम्पल्स. इम्पल्स का भी है और मोमेंटम का भी है. ठीक है? एंगुलर ओके वेलोसिटी. सर. ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी हमको पता ही नहीं है. नेक्स्ट, सर सेकंड. क्वेश्चन बचा है. सर सेकंड. फर्स्ट लॉ. सर फर्स्ट. ठीक है? ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन्स टू Reduce friction. भाई, मशीन में Reduce तो फ्रिक्शन friction. रिड्यूस ही करना चाहोगे ना, इंक्रीज तो करना नहीं चाहोगे. डजंट मैटर क्या यूज कर रहे हो, राइट? Yes. फ्रिक्शन इज एन, एलन नहीं है, एन है. एन Necessary evil. ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है बेटा. अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Sir, सर ऊपर से graphite. एकदम. हाँ, सर पूरा ऊपर से स्क्रीनशॉट है. क्या? सर मैं बोल रही थी ग्राफाइट पाउडर किस में यूज करते हैं सर, कौन से मशीन्स में? बेटा मुझे भी नहीं मालूम इतना तो, और जानने की मेरे को कोई खास इच्छा भी नहीं है, बट हाँ, कई मशीन में यूज करते होंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए करते होंगे, किसी और काम के लिए क्यों करेंगे. ठीक है? ओके. प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए 24 नंबर तक. यस सर. ले लिया? हो गया. अब यस सर. 25 से लेके 33 का प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए. ठीक है? चलो, हो गया. Yes sir. क्लास का टाइम हाँ भी हो सर. चुका है, मेरे को पता भी नहीं चला, और ये मेरे को दूसरी क्लास भी शुरू करनी है, मैं तो भूल ही गया था. ठीक है? चलो, मिलते हैं अगली क्लास में. Yes sir. Thank you sir. बाय you, सर. sir. थैंक बाय यू सर. सर. गुड नाइट गुड सर. नाइट सर. बाय बेटा, गुड नाइट. गुड Yes, नाइट. sir. Good.